नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे आपके एक्सरसाइज 11 के बारे में, यानी 11वीं प्रश्नावली के बारे में। तो पिछली क्लास में जो हमने इसके महत्वपूर्ण परिमेय थी वो की थी। अब अपन कर रहे हैं इसके महत्वपूर्ण सवाल हैं। बहुत ही कम सवाल है, अगर इन सवालों का आप अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं तो भी आप इस प्रश्नावली में पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। तो देख लेते हो महत्वपूर्ण कौन कौन से सवाल है और उनका हल क्या है। तो सबसे पहला सवाल है, देखो ये दिया है त्रिभुज एबीसी की भुजा AB पर D व E दो बिंदु इस प्रकार स्थित है कि AD बराबर BE हो और यदि DP समांतर BC और EQ समांतर AC हो तो सिद्ध करना है PQ समांतर है AB के। तो पहले अपन इसका क्या चित्र बना लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर आपको चित्र बनाना चाहिए। तो ये बिंदु A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अब सवाल में जैसे जैसे कह देखो भुजा AB पर दो बिंदु D और E है। भुजा AB पर बिंदु ये मान लिया D और ये मान लिया E। इस प्रकार स्थित है कि AD बराबर B, यानी ये और ये क्या है, बराबर है। उसके बाद दिया हुआ है यदि DP समांतर BC, BC के समांतर D से ऐसे देख लें, ये हो गया DP, ठीक है। और EQ समांतर है AC के, AC ये नहीं तो इसके समांतर ऐसे इस तरह से लाइन खींचेंगे EQ, ठीक है। तो अपन जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं, सवाल हल करते हैं। दिया है सबसे पहले दिया हुआ है AD बराबर BE, ये समीकरण 1 होगी, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है DP समांतर है BC तथा EQ समांतर AC, ये अपने को दिया हुआ है। सिद्ध अपने को करना है PQ समांतर AB, ये अपने को सिद्ध करना है। तो सबसे पहले देखो त्रिभुज ABC में इसको यहां से मिला देते हैं इस तरह से, ये रचना में लिख देंगे त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में देखो पहले आपको दिया हुआ है DP समांतर BC, DP समांतर BC है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर। तो भुजाओं का अनुपात देखो ले लेते हैं AD बटे AD। देखो AD इतनी बटे में पूरी भुजा ली है, बराबर AP बटे इतना लिया है, इसके बराबर पूरा लिया था तो ये भी पूरा लेना है AC। ये समीकरण होगी 1। दोबारा से त्रिभुज लेते हैं ABC में, दूसरी भुजा दी हुई है EQ समांतर AC के, EQ ये भी AC समांतर है तो इसमें भुजा का अनुपात बराबर होगा, तो इसमें ले लेते हैं BE, ये लिया बटे में पूरी लो AB बराबर इसमें BQ बटे BC, यह होगी समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 ये है, 2 ये है, ये 3 हो गई। अब अपने क्या करना है, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखते हैं। देखो समीकरण 1 से AD की जगह क्या रख सकते हैं, BE, तो ये AD है, इसकी जगह क्या रख दिया BE बटे AB बराबर AP बटे AC, ये होगी समीकरण 4। अब देखो 3 और 4 से इधर भी BE बटे AB है, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड क्या है, बराबर। तो ये वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो इस पे लग सकते हैं AP बटे AC बराबर BQ बटे BC। देखो AP बटे AC, AP कौन सी, ये AP बटे पूरी AC और BQ बटे BC, यानी ये तभी संभव है जब ये रेखा क्या हो, इसके समांतर हो। तो लिखेंगे तो यह तभी संभव है जब PQ समांतर हो AB के। अगर PQ AD के समांतर है तो इनका भुजाओं का अनुपात क्या हो सकता है, बराबर। तो ये अपना सवाल हो गया पहला महत्वपूर्ण सवाल, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह कर ले। 6 नंबर का सवाल आएगा। तो देखो करना क्या है आपको, ये दिया हुआ था AD बराबर BE, DP समांतर है BC के और EQ समांतर है AC के। तो त्रिभुज दोनों बार ABC लेना है, पहले ये भुजा लेंगे समांतर दूसरी ये, तो इनसे दोनों से भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। फिर समीकरण 1 से इस AD की जगह क्या रख देंगे, BE रख सकते हैं, तो ये B रख दिया। फिर समीकरण 3 और 4 की तुलना करेंगे तो इधर वाली साइड क्या है, बराबर, तो ये वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो ये बराबर है तो अपन क्या कर लेंगे, इसका अनुपात बराबर ले लेंगे, यानी ये बराबर हो गया। अगर दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो मतलब वो दोनों भुजाएं क्या है,
समांतर है। ये अपने पहले पर में पढ़ चुके थे, पहली पर में तो थी, उसके हिसाब से ये सवाल में है। तो ये एक पहला महत्वपूर्ण सवाल। अगला महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। आपको ये दिया हुआ है आकृति में एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज कौन सा होता है? जिसकी दो भुजाएं समांतर हो। चतुर्भुज है जिसकी भुजा AB समांतर BC है, ये भुजा और ये भुजा समांतर है। यदि AED समरूप है त्रिभुज BEC के, AED कौन सा है? ये AED ये वाला त्रिभुज समरूप है इस त्रिभुज के, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है? समरूप, यानी ये बना हुआ त्रिभुज है ये, और इधर वाला ये क्या है? दोनों समरूप हैं। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है AD बराबर BC, ये सिद्ध करना है। तो देखो आपको दिया हुआ क्या है? त्रिभुज AED समरूप है त्रिभुज BEC के। अगर ये त्रिभुज समरूप है तो अपन इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर लिख सकते हैं। तो अपन पहले लिख लेते हैं, सिद्ध क्या करना है? AD बराबर BC। ठीक है, अब इसका हल करते हैं। आपको AED समरूप दिया है त्रिभुज BEC के। आपको समरूप पहले से दे दिया तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर ले लेते हैं। तो देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज AE बटे AE के सामने कौन सा है? EC। सॉरी, ये त्रिभुज AE बटे इधर वाली की त्रिभुज की कौन सी? ये ED बराबर ED, ये ED किसके बराबर होगी? इसके EC के, EC के। और तीसरी भुजा देखो कौन सी बची? AD किसके बराबर होगी? AD बटे BC। ये समीकरण 1 होगी। अब अपन दो त्रिभुज लेते हैं, ये और ये त्रिभुज लेते हैं DEC तथा त्रिभुज AEB में। आपको पता है दो भुजाएं अगर मान लो समांतर है, उसको तिरछी रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण क्या होता है? बराबर। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो अपन इस कोण को दे देते हैं 1 नंबर, इसको दे देते हैं 2 नंबर, इसको दे देते हैं 3 नंबर और इसको दे देते हैं 4 नंबर। तो ये देखो दो समांतर रेखा ऐसे जा रही है, इसको ये तिरछी रेखा काट रही है, तो एक कोण किसके बराबर होगा? 3 के। तो कोण 1 बराबर कोण 3, एकांतर कोण। क्यों बराबर हुआ? एकांतर कोण। कोण 2 बराबर किसके होगा? कोण 4 के। ये भी क्या है? एकांतर कोण। अगर दो कोण बराबर होते हैं, दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप, AA नियम से। तो दोनों त्रिभुज क्या कर देंगे? DEC समरूप हो जाएगा त्रिभुज AEB के। कौन से नियम से? AA नियम से। ठीक है, तो इसकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर कर लेते हैं। इसमें क्या होगा? DE बटे EB बराबर DE बटे EB बराबर EC बटे AE। या इसको लिखने का दूसरा तरीका, इसी को अपन लिख लेते हैं। देखो EC को यहां भेज दो, EB को यहां भेज दो, थोड़ा सा पक्षांतर करते हैं तो ये हो जाएगा DE बटे, इसके बटे में क्या आ जाएगा? EC बराबर क्या आ जाएगा? EB बटे AC। ये समीकरण होगी अपनी बटे, ये EC है, इसके बटे में AE होगा। क्या होगा? AE। तो ये इसके बराबर, तो यहां लिख देंगे AEC नहीं होगा, AE होगा। ठीक है, अब देखो इधर वाली साइड बराबर है इसकी, ये DE बटे EC है और ये भी देखो ED बटे EC। DE लिखो या EC लिखो एक ही बात है। इधर वाली साइड भी क्या होगी? बराबर। तो इसको लिख सकते हैं EB बटे AE। किसके बराबर होगा? इधर वाली साइड के AE बटे EB के। मध्य गुणा करो, इसके इससे गुणा करेंगे तो AB का स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे तो AE का स्क्वायर। इस दोनों को बराबर कर दे तो क्या हो जाएगा? EB बराबर AE। इसको कह देते हैं समीकरण 3। ठीक है, इससे अपन क्या सिद्ध कर दिया? EB बराबर AE। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं? EB बराबर AE। अब ये लेते हैं दो, EB बराबर क्या है? AE। अब समीकरण 1 से AE की जगह क्या रखते हैं? यह समीकरण 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर तो अपन ये अनुपात और ये अनुपात बराबर लेते हैं। देखो ये और ये A इसके बराबर है तो इसके बराबर ही होगा, यानी AE बटे EB की जगह भी क्या रख सकते हैं? AE रख सकते हैं। तो AE बराबर क्या होगा? AD बटे BC। तो AE से E कट गया, क्या आ गया? 1। AD बटे BC। 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? AD बराबर BC। ये अपने को सिद्ध करना था।
तो ये एक और सवाल हो गया सिंपल सा। देखो क्या करना है, पहले से आपको त्रिभुज ये दो सर्वांग समरूप दिए हुए थे तो इनसे भुजाओं का अनुपात बराबर लिया। फिर दो त्रिभुज देखो कौन कौन से, ये दोनों समरूप दिए हुए थे, इन दोनों को समरूप सिद्ध किया और इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर लिया। फिर दोनों की तुलना की तो तुलना करने से अपने क्या आ गया, EB बराबर AE आ गया। फिर पहले समीकरण में EB बराबर AE रख दिया तो अपने पास ये आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कर लें। इसके बाद देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सवाल, इसको अच्छी तरह कर लें। क्या सवाल दिया, देखो एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC, तो सिद्ध कीजिए कि ये 9AD² बराबर। तो पहले इसका चित्र बना लेते हैं। ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं क्या है, बराबर। आपको कहा है यहां पर एक बिंदु है D, भुजा BC पर कोई बिंदु D है कि ये इसका ये जितना है टोटल इसकी 3 गुना है, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। फिर क्या किया मैंने, रचना के अंदर यहां से सामने की भुजा पर क्या डाल दिया, लंब। लंब का मतलब होता है सामने की भुजा पर दो बराबर भागों में 90 डिग्री कोण बनाना, इसको कह दिया E। ये इसके साथ 90 डिग्री कोण भी बना रहे हैं और सामने की भुजा को दो बराबर भागों में भी बांटता है। समबाहु त्रिभुज होता है, उसका लंब डालते हैं, सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है समबाहु त्रिभुज में। तो देखो दिया हुआ क्या है, BD बराबर 1/3 BC, ये दिया हुआ है। और समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। सिद्ध करना है, इसका मतलब क्या है, AB बराबर BC बराबर C, ये तीनों भुजा बराबर, ये समीकरण एक होगी, ये दो होगी। सिद्ध करना है 9AB² बराबर 7AB², ये सिद्ध करना है। तो देखते हैं रचना में, रचना के अंदर क्या किया, AD लंबवत BC खींची, इसके समांतर लंबवत खींची। तो अपन क्या कह सकते हैं, समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में लंब सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है। सामने की भुजा को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो DE है वो बराबर है EC के। ये किसके बराबर कह सकते हैं, यानी BC का क्या है, आधा है। BE जितनी है उतनी ही है, लेकिन ये पूरी की क्या है, आधी है, तो इसको लिख दिया ये हो गया अपनी समीकरण 3। अब देखते हैं अपन त्रिभुज लेते हैं AEB, ये त्रिभुज है AB, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की भुजा ये है AB। क्या अपन निकालते हैं, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार क्या है, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन अपन लंब का स्क्वायर निकालना चाहे तो लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहां देखो कर्ण क्या है, AE, AE का स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है, AB माइनस BE का स्क्वायर। तो अपन यहां क्या करते हैं, समीकरण 3 से मान रखने पर, तो AE का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस तो ये आ जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 हो गया, तो ये हो गया AE का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गई समीकरण 4, ठीक है। ये लाइन आप लिख रहे हैं।
आगे देखो इस सवाल के अंदर त्रिभुज वापस से लेते हैं ए डी ई में, इतना सा त्रिभुज, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो इसमें भी क्या होगा, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो लंब इसमें क्या है, ए का स्क्वायर, कर्ण क्या है, कर्ण ये है एडी का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर क्या है, डी का स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 से मान रखते हैं, ये ए का स्क्वायर हो गया बराबर एडी का स्क्वायर माइनस डी की जगह क्या रख सकते हैं, देखो यहां से डी की जगह ये डी है, तो बीई में से क्या करते हैं, बीडी घटा देते हैं। तो डी का मान निकालने के लिए देखो यहां से डी का मान निकाला आपने, देखो बीई पूरा किसके बराबर है, बीडी प्लस डी। इससे अपन डी का मान निकाले तो अगर डी को इधर रखे तो इसको इधर माइनस में ले दो, यानी बीई माइनस बीडी। तो यहां लिख सकते हैं बीई माइनस बीडी का स्क्वायर। यहां मान रख देते हैं आप समीकरण, मान रखने पर तो ए का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एडी का स्क्वायर माइनस बीई का मान कितना है, ये देखो अपने बी का मान निकाला था 1/2 बीसी स्क्वायर, 1/2 बीसी माइनस बीडी का, ये रहा बीडी का 1/3 बीसी। ये 1/2 एडी ऐसा कैसा रहेगा, इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, लघुत्तम आएगा 6, ये आ जाएगा 3 बीसी, ये 2 इसके गुणा में जाएगा 3 इसके माइनस 2 बीसी, तो ये आ जाएगा एडी का स्क्वायर माइनस ये 3 में से जाएगा तो ये आ जाएगा बीसी का स्क्वायर, और नीचे 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36, ये आ गया ए का स्क्वायर। ये हो गई अपनी समीकरण अगली 4 यहां पे हो गई थी, ये हो गई 5। समीकरण 4 और 5 से देखो इधर भी ए ही है इधर भी ए हुआ है, तो ये वाली साइड बराबर है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, तो ये लिख देते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर बटे 36। एडी एडी एक तरफ कर लेते हैं, बीसी बीसी सारी एक तरफ। तो देखो बीसी की जगह भी क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। बीसी की जगह क्या रख सकते हैं, ए बी, क्योंकि क्या है ए बी बराबर बीसी बराबर सी है। तो देखो ए बी का स्क्वायर है तो ये ए बी का स्क्वायर ऐसे कैसे पड़ा है, ये भी लिख सकते हैं माइनस 1/4 ए बी का स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं तो प्लस ए बी का स्क्वायर बटे 36 बराबर ए डी का स्क्वायर। इसका लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे, लघुत्तम कितना आएगा 36, 36 लघुत्तम आया तो इसको लघुत्तम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36 ए बी का स्क्वायर माइनस 9 ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर डी का स्क्वायर। तो इसको हल करेंगे तो 36 इधर जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा 9 एडी का स्क्वायर बराबर 7 एबी का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये अपने पास सॉल्यूशन था इसका। तो देखो आपको क्या करना है, यहां पर ये दो मान निकालने हैं अपने को, एक ये मान और एक ये मान। यही सवाल में अपने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस सवाल को इस तरह से करते हैं तो अपने पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखते हैं अगला महत्वपूर्ण सवाल। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको अच्छी तरह कर लेना क्योंकि आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हैं। यदि AD और BC परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कर दे कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल AO बटे BO। तो पहले एक त्रिभुज अपन बना लेते हैं चित्र इस तरह से। ये हो गया BC, एक ही आधार है, इसके ऊपर दो त्रिभुज बनाने, एक ऊपर बना देते हैं एक नीचे बना देते हैं। एक ये बना दिया और एक ये बना देते हैं। ये हो गया A, ये हो गया D, दो त्रिभुज बन गए। अब क्या कर रहे हैं, ये कह रहा है कि BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। BC और AD को मिलाया तो ये किस पर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आपको सिद्ध करना है ये। तो आपको देखो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले दिया है एक ही आधार पर दो त्रिभुज बने हुए हैं तो लिख देते हैं
देखो इसके अंदर सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीबीसी का क्षेत्रफल एओ बटे डीओ। तो इसके अंदर रचना के अंदर लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए से सामने की भुजा पर लंब डाला ये और इससे सामने की भुजा पर लंब डाला ये, इसको कह दिया m, इसको कह दिया n। तो ये लिख लेते हैं AM लंबवत BC तथा DN लंबवत BC खींची, दो लाइनें खींची। अब देखो अपन क्या करते हैं कि त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज AMO तथा त्रिभुज DNO में ये दोनों त्रिभुज लिए। तो देखो इसके अंदर क्या है कि कोण M बराबर कोण N, कोण M बराबर कोण N, क्यों बराबर है, दोनों ही 90 डिग्री लंबवत है तो दोनों 90 डिग्री कोण बनेगा। दूसरा देखो ये कोण और ये कोण शीर्षाभिमुख कोण, कोण 1 और 2 कह देते हैं, कोण 1 बराबर कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण। देखो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं, जब भी क्रॉस की आकृति बनती है तो ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, AMO समरूप हो गया DNO के, कौन से नियम से, AA नियम से। ये दोनों समरूप हो गए AA नियम से, तो इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर ले सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं AM बट्टे इसका लंब AM, इसके बट्टे में DN बराबर क्या लिख सकते हैं, AO बट्टे DO। इसको कह दिया समीकरण 1। अब अपन लेते हैं कि क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। आपको पता है क्षेत्रफल का अनुपात क्या, सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये भी होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो देखते हैं इसको मान रखते हैं इसका 1/2, इसके अंदर आधार क्या है, आधार दोनों BC है और इसके अंदर ऊंचाई क्या है, ये देखो आधार जिसके ऊपर 90 डिग्री कोण बनता है वो आधार होता है, तो आधार BC और लंब ऊंचाई ये होती है AM बटे 1/2। इसका भी आधार क्या है, BC के ऊपर 90 कोण बन रहा है और ये है DN। तो 1/2 से 1/2 कट हो गया, ये कट हो गया, तो बचा क्या AM बटे DN। अब समीकरण 1 से मान रखने पर AM बटे DN की जगह क्या रख सकते हैं, देखो AM बटे DN की जगह रख सकते हैं AO बटे DO। तो अपने पास आएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल बराबर AO बटे DO। ये अपने को सिद्ध करना था। तो देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो करना क्या था, इसको दोबारा से देखते हैं। आपको दिया हुआ है एक ही आधार पर दो त्रिभुज दिए हुए हैं, तो ABC और DBC दो त्रिभुज बना लिए। फिर उसके अंदर ये कहा हुआ है कि ये O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ये O पर प्रतिच्छेद करा दिया। तो अपने पहले क्या AM और DNO, ये त्रिभुज इतना बड़ा, ये त्रिभुज और इसके सामने ये त्रिभुज दोनों ले लिए, इस दोनों को समरूप सिद्ध कर दिया। देखो ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री और ये शीर्षाभिमुख कोण, दो कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। समरूप होने का मतलब उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर। तीसरी भुजा का अनुपात बराबर होगा लेकिन वो अपने को जरूरत नहीं है तो लिखना भी नहीं है। उसके बाद अपने दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात ले लिया। क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DBC का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो ये हो गया, इससे क्या हो जाएगा 1/2 से 1/2 आधार दोनों का BC BC तो कट जाएगा AM बटे DN, और AM बटे DN समीकरण 1 से AM बटे DN की जगह क्या रख सकते हैं, AO बटे DO। तो ये अपना महत्वपूर्ण सवाल हो गया। इसके बाद अपन वो देख लेते हैं जो 11वीं 12वीं और 13वीं के महत्वपूर्ण सवाल हैं। इन सवालों को आप अच्छी तरह कर लें, आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं वो कौन कौन से सवाल हैं। 11.2 का छठा और नौवां सवाल, प्रश्नावली का छठा और नौवां। 11.3 से पहले जो उदाहरण दिया हुआ है छठा, सातवां और प्रश्नावली का 12वां और 15वां सवाल, ये जो दिए हुए ये इसके उदाहरण है। इजी का मतलब एग्जांपल यानी उदाहरण, उदाहरण 7 और प्रश्नावली का छठा सवाल। वैसे ही 12.2 के अंदर आपको एग्जांपल छठा करना है, 7वां करना है और प्रश्नावली का छठा सवाल करना है। 12.4 के अंदर करना है उदाहरण 12वां और उसके बाद छठा सवाल और 7वां सवाल। उसके बाद प्रमेय करनी है यानी थ्योरम करनी है 13.3 13.3 थ्योरम, ये अच्छी तरह कर लेना, इसको बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद 11.1 के अंदर उदाहरण तीसरा,
फिर प्रश्नावली का 5वां सवाल, 7वां सवाल और 8वां सवाल। ये जो सवाल लिखा है जिसके आगे इजी लिखा है वो उदाहरण है, बाकी प्रश्नावली के सवाल है। ऐसे ही 13.2 के अंदर तीसरा और चौथा सवाल। तो ये थे 11, 12 और 13 के महत्वपूर्ण सवाल। इन सवालों को आप अच्छी तरह अध्ययन कर लें, इसमें से आपको सवाल आसानी से पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। अगर इन सवालों का आप अच्छी तरह अध्ययन कर लेते हैं तो आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब रही बात अपना को गणित का पेपर अटेंड कैसे करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, गणित के अंदर पेपर कैसे करना है। तो देखो, पेपर करने से पहले आप पेपर को अच्छी तरह पढ़ लें, ठीक है। दो चीजें पेपर के अंदर ध्यान रखनी है, एक तो समय का ध्यान रखना है, एक पर्सन लिखा हुआ क्या है वो ध्यान रखना है। कई बार अपन पढ़ गलत लेते हैं, पर्सन जो लिखा हुआ है उसके अलावा जो पढ़ लेते हैं, तो वो ध्यान रखना है। पेपर के अंदर आपको 15 मिनट पेपर पढ़ने में लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और गणित के पेपर में थोड़ा सा समय का ध्यान रखें, क्योंकि गणित के पेपर में समय इतना जल्दी बीत जाता है कि पता भी नहीं चलता है, तो ये बहुत ध्यान अच्छी तरह से रखें। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एक नंबर वाले पर्सन जल्दी जल्दी से कर लेने हैं। सबसे पहले वही पर्सन करने जो आपको अच्छी तरह आते हैं, तो सबसे पहले आपको एक एक नंबर वाले जितने भी पर्सन आते हैं वो जल्दी जल्दी कर दें। फिर उसके बाद दो दो नंबर के जो आते हैं वो कर दें। फिर उसके बाद 3 3 नंबर के जो भी पर्सन आते हैं जल्दी जल्दी कर दें। फिर उसके बाद 6 6 नंबर वाले जो आते हैं वो कर दें। तो सबसे पहले आपको जो पर्सन एकदम अच्छी तरह से कुछ भी नहीं सोचना है, पेपर में देखते आपने बहुत अच्छी से प्रैक्टिस कर रखी है, वो सवाल सारे आज पहले कर दें। हाँ, ध्यान रहे 6 6 नंबर वाले आपको पर्सन सारे आते हैं तो थोड़ा पहले कर सकते हैं, क्योंकि 6 नंबर का पर्सन एक महत्वपूर्ण रखता है। अगर आपका 1 नंबर का 2 पर्सन छूट भी जाए, वैसे तो एक भी पर्सन नहीं छूटे, उम्मीद करते हैं आपका एक भी पर्सन नहीं छूटे, लेकिन मान लो अगर 6 नंबर का 1 पर्सन छूटता है तो सीधा 6 नंबर जाते हैं। तो आप 6 नंबर के पर्सन थोड़ा सा ध्यान से करें और जल्दी करने की कोशिश करें। पेपर में समय का बहुत ही महत्वपूर्ण है, समय का ध्यान रखें बहुत ही अच्छी तरीके से। पेपर आपका बहुत ही जो है, पेपर से डरना बिल्कुल नहीं है। गणित का पेपर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है इस साल में, तो आपका पेपर भी बहुत ही अच्छा होगा। तो पेपर से डरे नहीं, पेपर बहुत अच्छी तरीके से और आराम से हल करें। हाँ, समय का ध्यान रखें और सवाल को एकदम साफ साफ अक्षरों में लिखें। ऐसा नहीं है कि राइटिंग बहुत बेकार लिखी है, सवाल आते हुए भी आपने राइटिंग खराब लिख दी तो चेक करने वाले को दिक्कत होती है, जिससे नंबर आपके कट भी सकते हैं। तो राइटिंग का भी ध्यान रखना है, समय का भी ध्यान रखना है और पेपर में पर्सन क्या लिखा हुआ है उसका भी ध्यान रखना है। तो इस बातों का आप ध्यान रखकर पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आपकी क्लास कल के पेपर के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। पेपर आपका बहुत अच्छा हो। धन्यवाद।